है आपका शो पे। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद सर। और रविंद्र सचदेवा जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं और बहुत समय से मीडिया के अंदर में बताते रहते हैं कि सरकार को क्या, सरकार को भी बताते हैं और सरकार से जो चीजें निकल के आती हैं वो मीडिया को भी बताते हैं कि उसको इंटरप्रेट करके बता पाते हैं। बहुत स्वागत है रविंद्र जी शो पे। नमस्कार सर। थैंक यू, प्लेजर आपके साथ और स्टीम पैनलिस्ट के साथ जी। और इंटरेस्टिंग चर्चा होने जा रही है, कोशिश करेंगे इसको क्रिस्प रखेंगे और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोल्स की, पॉलिटिक्स की और पॉलिसीज की। तो आज इस पैनल में फिलहाल हम पॉलिसीज की बात करने जा रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी की। तो निश्चिंत रहिए, सभी एनालिस्ट जो थोड़ा सा पोल्स और पॉलिटिक्स सुन करके थोड़ा सा डरे होंगे कि ये फिर राजनीति की बात होने वाली है, लेकिन नहीं है, ये उस पर्पज से नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं एक रोड मैप की और थोड़ा सा एनालाइज करने जा रहे हैं पीछे क्या रहा। तो पिछले 75 सालों में कह लीजिए, आजादी के बाद से इस देश की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी किस दिशा में रही और पिछले 10 सालों में क्या दशा हुई और आगे के लिए क्या रास्ता निकलता है या क्या होना चाहिए। और इसकी शुरुआत रविंद्र जी से एक बार कर लेता हूं, क्योंकि रविंद्र जी बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग दिशाओं से इसको एनालाइज करते हैं। और रविंद्र सर, क्या फर्क देखा आपने आजादी से लेकर के अभी तक, या 2014 तक कहूं अगर इस दो हिस्से में डिवाइड करूं, प्री मोदी एरा एंड पोस्ट मोदी एरा, या पोस्ट मोदी तो नहीं कह रहा हूं, अभी तो ऑनगोइंग है और शायद 4 तारीख को और कंटिन्यू भी रह सकता है जिस तरीके के एग्जिट पोल्स हैं, लेकिन उस चर्चा में नहीं जा रहे हैं फिलहाल। मोदी जी की सरकार बनने से के बाद और उससे पहले में किस तरीके का शिफ्ट दिखा, कुछ शिफ्ट दिखा, चेंज दिखा या कंटिन्यूटी रही? थैंक यू, प्लेजर। आई थिंक ओवरऑल में तो कंटिन्यूटी रही। आई मीन सिंस इंडिपेंडेंस हमारे देश की अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे देखते हैं। बट 14 के बाद एक दो अंतर आए हैं मेरे ख्याल से। एक तो हम अपने व्यू पॉइंट्स को लेकर के ज्यादा क्लियरली और फर्मली बोलने और रखने लगे हैं। दैट इज वन, जो भी हमारे विचार हों। एंड सेकेंडली, आई थिंक पिछले 10 साल में दुनिया की परिस्थितियां भी ऐसी बदली हैं कि काफी टफ और नई चॉइसेस और अनप्रेसिडेंटेड चॉइसेस आई हैं हमारे सामने, जिनको वंस अगेन एक डिफरेंस जो था कि इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी जो साथ में बढ़ती गई है, राइट, उसको लीवरेज करते हुए आई थिंक पिछले 10 वर्षों में हमारी फॉरेन पॉलिसी डेफिनेटली कह सकते हैं ज्यादा कुछ हद तक एग्रेसिव हुई है शब्दों में, कुछ हद तक एग्रेसिव हुई है अपने एक्शंस में, अपनी स्टेटमेंट्स में और अपनी चॉइसेस को लेकर के आगे बढ़ने में। जी, तो कहीं तो आप कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी है, कुछ खास ऐसा कुछ बदलाव नहीं दिखा, लेकिन मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी जी के पास जाऊंगा और उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि सर पीछे हमने बहुत सारी वॉर्स देखी हैं और उसके चलते चाइना के साथ में कुछ अलग तरीके के रिलेशनशिप थे, फिर हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं पिछले 10 सालों के अंदर में, जब कोशिश तो हुई है बहुत कॉर्डियल करने की रिलेशनशिप को। रिजल्ट्स निकले नहीं निकले और कितने डाउटफुल हैं पता नहीं, लेकिन क्या लगता है सर कि हम सही दिशा में रहे हैं या कुछ गलतियां करी हैं पीछे 10 सालों में? देखो, सच्चाई ये है कि अगर आप ये देखें कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है, स्पेशली अपने दो नेबर जो कि हमारे एडवर्सरी हैं, वो है पाकिस्तान और चीन, उनके ऊपर क्या कोई बदलाव आया है? ये समझना पड़ेगा कि हमारे दो बहुत बड़े दुश्मन हैं, एक है चीन और एक है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान था अभी तक हम समझते थे वो हमारे लिए ज़्यादा मेन दुश्मन है 2014 से पहले, क्योंकि वो एक तो टेररिज्म का फायदा ले रहा था, एक उसके पास जो हथियार मिल रहे थे उसको अमेरिका से और जो एड मिल रही थी, तो उसका फायदा उठा के और न्यूक्लियर हथियार के कारण वो हमारे पास हरदम आतंकवादी भेजता रहा और ब्रीड विथ 1000 कट वाली जो पॉलिसी उसको अडॉप्ट करता रहा। तो एक तो पॉइंट वो था। दूसरा पॉइंट जो चीन का था, जो चीन है वो 10 साल में काफी अग्रेसिव हुआ है। अब जो चीन जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने आप को एक प्रकार से रिक्लेम कर रहा है, चाहे इंडो पैसिफिक में कर रहा है, चाहे अमेरिका के साथ कर रहा है, और इसी प्रकार भारत के साथ भी जिस प्रकार से सबको मालूम है 14 देशों के साथ उसकी लैंड बॉर्डरी है, उसने 12 देशों से रिजॉल्व कर लिया है। भारत और भूटान ही एक ऐसे देश है जिस प्रकार से वो अप्रैल 2020 में 3 डिवीजन लेके आया। ये साफ सुथरा मैसेज है कि जो चीन है वो बहुत अग्रेसिव रहेगा, आपको प्रेशर में डाल के रखेगा। अब इसका क्या सोल्यूशन है? भारत की क्या नीति बदली है 2014 के बाद? दोनों आपके ओपोनेंट और एडवर्सरी को देखते मुझे लगता है यस,
और वो ही एक बहुत बड़ी चीज है कि आज की तारीख में भारत की जो पॉलिसी है वो एक प्रकार से बहुत ही अलाइन हुई है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहते हो तो आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक पहलू हैं एक ही सिक्के के। और मुझे लगता है कि आज आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, नेशनल इंटरेस्ट में है और कुछ ना कुछ एग्रेसिव है। अब अगर आप ये कहें कि 2010 के बाद जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और जिसके चांसेस आगे कंटिन्यू करने के लिए ऑलमोस्ट 100% है, उसने क्या बदलाव किया बनस्पत जो पुरानी गवर्नमेंट थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भारत ने 2-3 चीजें की डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, जो हथियार हम बाहर से लेते थे 60 से 70% हम डिपेंडेंट रूस पे थे या दूसरे देश में, अब उससे बदलाव आया है। आज हम 50 से 60% खुद बनाने लगे हैं और ऐसा लगता है अगले 5 से 10 साल में हम सारे हथियार ऑलमोस्ट 80% हथियार खुद बनाएंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, बल्कि अपने लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया एक हमारा गेम चेंजर होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे क्या किया कि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया चीन के साथ। हमने ये देख लिया अगर आप चीन से अवॉइड करना चाहते हो लड़ाई तो बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अगर आप इक्वली स्ट्रांग हो चीन के साथ तो चीन आपके साथ लड़ेगा नहीं, अगर आप कमजोर हैं तो आपको दबाएगा। जो पॉलिसी हमारी पहले थी कि हमने अरुणाचल प्रदेश को डेवलप नहीं किया इस डर के कारण कहीं चीन आ जाएगा, अब बिल्कुल बदलाव आ गया है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, सड़कों का जाल बच गया है, टनल बन गई है, लॉजिस्टिक बिल्डअप है, आपने मॉडर्नाइजेशन कर दी है आप अपनी डिफेंस फोर्सेज। तो ये एक बड़े बदलाव आया है। दूसरा जो बदलाव पाकिस्तान के साथ आया, अभी हमको लगने लगा है पाकिस्तान जो है वो इरिटेंट ही है, क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हो गया है, उसको ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। ये पॉलिसी जो है इसको दूर रखें, जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं स्टॉप करेगा भारत उससे बातचीत नहीं करेगा। मुझे लगता है ये पॉलिसी भी इफेक्टिव है और ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा एक बहुत ही प्रैक्टिकल जो पॉलिसी लेके आई है, बहुत इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पॉलिसी, और मुझे लगता है ये बहुत इफेक्टिव है दोनों में, नॉर्दर्न बॉर्डर में भी और वेस्टर्न बॉर्डर में जी। तो डिफेंस के हिसाब से, मिलिट्री के हिसाब से इस तरीके की बात करी जाए तो ये कहीं ना कहीं फुल मार्क्स देते हुए दिख रहे हैं मेजर साहब। लेकिन डिप्लोमेसी के हिसाब से, क्योंकि स्कंदराजन जी उस फील्ड से आते हैं, डिप्लोमेट रहे हैं और बहुत सारी काम किए सर, पिछले 10 साल क्या लगते हैं कि डिप्लोमेट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट रहे होंगे, या मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने जबरदस्त तरीके से बहुत सारे ऐसे स्पीचेस दिए हैं, अलग अलग जगह बाइट्स दी हैं, जिसका कि बड़ा ऑप्टिक्स के हिसाब से तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, और सोशल मीडिया पे अगर हम समझे तो बड़ा स्ट्रेंथ दिखाई देती है इस तरीके के स्टेटमेंट से, बहुत अच्छा एक पोस्चरिंग बहुत अच्छी। लेकिन क्या डिप्लोमेसी के हिसाब से ये परेशान करता होगा, बैकफायर करता है, कुछ अंदर खाने कुछ तकलीफ होती होगी, परेशानी होती होगी डिप्लोमेट्स के लिए, और किस तरीके से देखते हैं पिछले 10 साल के को अगर एनालाइज करा जाए तो? मैं समझता हूँ कि विदेश नीति के हिसाब से आज का भारत, 2024 का भारत और 1947 के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। आज भारत एक सशक्त भारत है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अनाज में, सीरियल्स में, गेहूं में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। पर अगर आप पहले की विदेश नीति देखें और आज की विदेश नीति देखें तो मैं समझता हूँ कि 2-3 प्रिंसिपल्स शायद बिल्कुल एक समान है। एक की विश्व में और जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, अगर कोल्ड वॉर पहले थी और फिर शायद होने वाली है, तो भारत को कैसे उससे अलग रखा जाए। पहले उसको नॉन अलाइनमेंट कहा गया, अब हम मल्टी डायमेंशनल कह रहे हैं। यूरोप में जो भी कुछ हो रहा है, भारत ने बड़े ही टैक्टफुली अपने को यूक्रेन रशिया वॉर से अलग रखा है। दूसरी चीज, पहले की विदेश नीति और आज की विदेश नीति का सबसे बड़ा बिंदु कि भारत की सार्वभौमिकता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वगैरह को पूरा अपनी आर्मी के साथ मिलकर पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। और जब जरूरत पड़ी तो शायद लड़ाई भी हुई, 1962 में हुई, 1965 में हुई, 1971 में हुई, और दोनों हमारी जो विदेश नीति थी उसने पूरा डिलीवर किया। आज भी इसी तरह
विदेश नीति और भारत की डिफेंस फोर्सेस साथ साथ मिलकर बहुत ढंग से भारत का जो भी बॉर्डर्स हैं, सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, हमारी जो आवाज है बाहर दुनिया में, उसको लोग सुने, गंभीरता से सुने, उसमें एक साथ है और मैं समझता हूँ उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। और तीसरी चीज है कि भारत का विकास हो। भारत पहले भी भारत ने अपने विकास के लिए सोवियत यूनियन से भी मदद ली, अमेरिका से भी मदद ली, वेस्ट से भी मदद ली। इस समय भी दुनिया में हर तरह से हमारे ट्रेड रिलेशंस है, इन्वेस्टमेंट रिलेशंस है। किसी देश से, बस चाइना को छोड़ दीजिए, चाइना को तो बिल्कुल एक अलग कैटेगरी में रखने की आवश्यकता है। बहुत प्रयत्न किया, पहली सरकारों ने भी किया, इस बार भी किया, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं बहुत उस पर इन्वेस्टमेंट किया, पर चाइना की नीयत खराब है और उससे हमें डील करना है, वो एक अलग चीज। फिर आपने कहा कि 10 साल में क्या परिवर्तन हुआ। 10 साल में एक तो जो सबसे बड़ी चीज जो इस समय 2-3 साल में और हो गई है, एक सोशल मीडिया का डिप्लोमेसी में बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जो हम जब थे तब वो नहीं था। हमारी रिपोर्टिंग साउथ ब्लॉक होती थी और साउथ ब्लॉक से इंस्ट्रक्शंस आती थी, और इस समय एक पब्लिक डिप्लोमेसी वो बहुत ही प्रमुख हो गई है। किस तरह हमारे जितने राजनयिक बाहर पोस्टेड हैं, वहाँ की जनता से, वहाँ की गवर्नमेंट से, वहाँ के इम्पोर्टेंट पॉलिसी मेकर्स से, और वहाँ जो भी भारतीय मूल के लोग हैं उन सब से, और जो भी व्यापारी इन्वेस्टर्स वहाँ जाते हैं उन सब के साथ इंटरेक्शन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा है। और क्या इंटरेक्शन है, उसका ज्ञान दुनिया को जाए और समाज को जाए, उसके लिए सोशल मीडिया का आवश्यकता बड़ी का इस्तेमाल बड़ा है। और आपने ठीक कहा कि हमारे जो साथी हैं श्री जयशंकर, जिस तरह से वो, उनको एक ज्ञान है, उनको अनुभव है और एक बोलने की क्षमता है कि बहुत ढंग से वो कोई भी बात होती है उसको दूसरे को समझा देते हैं कि भारत की जो नीति है वो क्यों है, और उसकी एक वजह है, उसके पीछे बैकग्राउंड है, उसके पीछे सिविलाइजेशन है, उसके पीछे भारत का अपना सोच है, भारत की अपनी आइडियोलॉजी है, और सर्वप्रथम भारत का नेशनल इंटरेस्ट है। और इस तरह के एक मंत्री के साथ काम करने में मैं समझता हूँ मेरे जितने साथी इस समय भारत की 130-140 मेरे ख्याल से एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं बाहर, जो काम कर रहे होंगे, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि वो एक सशक्त देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो एक सशक्त साउथ ब्लॉक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो एक सशक्त विदेश मंत्री के स्पोक्स पर्सन, वैसे तो वो पूरे देश के लिए बोलते हैं, पर उनका जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है वो विदेश मंत्री है, कि उनका उन्हें पूरा समर्थन है और देश को पूरा विश्वास प्रधानमंत्री मोदी पर तो सबसे ऊपर है ही है, तो विदेश मंत्री के ऊपर भी है। जी, तो ये उन कम मंत्रालयों में से एक है जहां पे प्रधानमंत्री जी के अलावा भी कोई है जो बोल सकता है, या जो लीड कर रहा है वो मंत्री वो भी उतना ही स्ट्रांगली बोल पाता है, तो वो तो एक अच्छी चीज है और शायद उसका तो रेशन का फायदा तो शायद मिलता होगा। लेकिन इस पोस्चरिंग का, इस स्ट्रांग आर्म पोस्चरिंग का काम में कितना असर पड़ता है, यानी डे टू डे लाइफ में जहाँ पे हम बिजनेस डीलिंग की बात करते हैं, या बहुत और तरीके की जब दो कंट्रीज में या अलग अलग कंट्रीज के बीच में होता है। और प्रणय बागड़ी जी हमारे साथ में है जो कि क्योंकि इस तरीके के विषयों पे बहुत काम करते हैं और इस तरीके के बहुत सारे उनके पास इश्यूज रहते हैं जो उन्हें झेलना पड़ता है ऑन अ डे टू डे बेसिस, तो उनसे समझने की कोशिश करते हैं इन सब चीजों का फायदा मिल रहा है या नुकसान ज्यादा हो रहा है। प्रणय जी कैसे देखते हैं इस पोस्चरिंग को और इस पोस्चरिंग के इफेक्ट्स को ऑन ग्राउंड, कैसे आप देखते हैं? नहीं, थैंक यू लवली जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनल मेंबर्स। आई थिंक जो सबने बोला है मैं उससे बहुत सहमत हूँ कि इंडिया की हमेशा अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है, और अराउंड द ग्लोब यूएस के जो चाइना के साथ रिलेशनशिप्स रहे हैं, या अराउंड द ग्लोब हाउ एवरीवन इज लुकिंग एट चाइना, उससे इंडिया को बहुत फायदा हुआ है। एवरीवन इज लुकिंग एट एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का it's a growing economy, और ये इंडिया का really as our prime minister sometimes says अमृत काल है, और अगले 20 years it is India's time to grow irrespective of governance। और पिछले 10 साल में जो सबसे ज्यादा फेवर इंडिया के रहा है, इफ यू कंपेयर वर्ल्ड इकोनॉमीज, इज द स्टेबल गवर्नमेंट दैट वी हैव had at the helm।
leaving political views aside, stable governance from a policy perspective has really helped India grow and attract foreign investment. चाइना की बात हुई थी, इसका इकोनॉमिक पॉलिसी में भी हमने देखा था जस्ट बिफोर कोविड इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला था कि एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री विल रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल, और इससे बहुत बहुत कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज है मार्केट में कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि चाइना जो है वाज अ बिग कंट्रीब्यूटर टू एफडीआई इन इंडिया एंड नॉट हैविंग रिफ्यूजिंग मनी फ्रॉम चाइना इंडिया को लॉन्ग रन में हेल्प करेगा, हार्म करेगा, इसके बहुत सारे व्यूज हैं. फ्रॉम अ प्रैक्टिशनर स्टैंड पॉइंट, जो हम डे टू डे डील्स करते हैं, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट कम्स नाउ इज कि थोड़ी क्लैरिटी हो on how they look at these issues. I think transparency और predictability on policies is key. हमने बहुत प्रोग्रेस किया है पिछले 10 सालों में on opening up sectors, on आत्मनिर्भर इंडिया की वजह से मैन्युफैक्चरिंग, ऑल ऑफ दैट बहुत अच्छा हुआ है. बट क्या हमको चाइना से इस वजह से पैसा नहीं लेना चाहिए? क्या है हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स? लोग बात करते हैं डेटा की, तो थोड़ी पॉलिसी क्लैरिटी आ जाए जिससे डील मेकिंग, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्लैरिटी हो. देयर इज अ वे फॉरवर्ड. जैसे मैन्युफैक्चरिंग हमको बहुत जरूरत है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दैट वाज अ शॉर्टेज फेस्ड अक्रॉस एवरीवन. कैन वी वेलकम इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना फॉर दैट, विद जो हमको गार्ड रेल्स, जो प्रोटेक्शन चाहिए टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्री, पुट दैट, बट दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट. एंड आपका पहले वाला सेशन था, आई जॉइंड इन द लास्ट, कि एजुकेशन सिर्फ काफी नहीं है, स्किल चाहिए, जॉब चाहिए, तभी बढ़ेगा इंडिया. तो ये सब हैंड इन हैंड जाता है, साथ ही साथ जाता है. एंड थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिसी विल रियली हेल्प टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल, जो सब कह रहे हैं कि इंडिया इज नाउ गोइंग टू बी अ डेवलप्ड नेशन. जी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, प्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं. विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत समय से इसी बीट को कवर करते आए हैं, तो इसके जबरदस्त महारथी हैं. और विजेंद्र जी, यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जो भी प्रणय जी कह रहे थे और बाकी एक्सपर्ट जो कह रहे थे, कि एक तरफ तो हमारी पोस्चरिंग बहुत जबरदस्त हो गई है, अब हम दुनिया में बहुत मजबूत देश की तरह जाने जाते हैं. मेरे जनरल साहब ने बताया कि हमारा जो डिफेंस की ताकत है वो जबरदस्त हो गई है, तो उसका भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है, उसका डिप्लोमेसी में या तो फायदा मिलेगा या रिस्क है, दोनों चीजें हैं. लेकिन फिलहाल तो फायदा मिलता दिख रहा है. लेकिन चाइना एक अपने आप में, जो कि तायल साहब भी कह रहे थे, कि वो अपने आप में एक अलग ही कहानी है, और उसके साथ में बड़ा मामला खराब हो जाता है कि वहां पे आप जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग करते हैं, दूसरी तरफ हम सबसे बड़ा बिजनेस भी उसी के साथ में कर रहे होते हैं. आज भी हमारी बड़ा इंपोर्ट है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंस है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं. दूसरी तरफ कभी खबरें आती हैं, कभी वेरीफाई हो पाती हैं, नहीं हो पाती हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं चाइना कितना अंदर तक आ गया है, या वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन या वो वाले बॉर्डर पे कितने चैलेंजेस है. इन सबको देखते हुए, और एज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम दिस फील्ड, आप बहुत समय से यूनियन की कवर कर रहे हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, कैसे देखते हैं पिछले 10 सालों में जो सरकार की जिस तरीके की पॉलिसी रही है, और जिसमें अब प्यार से बात करने वाली चीजें थोड़ी कम दिखती हैं, अब थोड़ा कड़े शब्दों में, तो जब पहले कहा जाता था कि इसकी कोई से मंत्री जी कहते थे कि साहब इसकी बड़ी वो करेंगे निंदा, कड़े शब्दों में निंदा करते थे. अब वो कड़े शब्दों में निंदा जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, या थोड़े उसके आगे तक कहानी जाती है, 2 स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं, तो केवल वो कड़े शब्दों में निंदा अखबार की हेडलाइन नहीं होती है. अब शायद वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में या उसके आगे वो मैसेज पास ऑन किया जाता है दूसरे देश के डिप्लोमेट्स को भी. तो इस सब के बीच में ये अब इंटरेस्टिंग ये बीट हो गई है, और इसको कैसे देख रहे हैं पिछले 10 सालों के अंदर में, विजयन जी? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि चीन के साथ जो भारत के जो टाइज हैं वो बेहद अहम है और काफी सेंसिटिव भी है, क्योंकि हाल में जिस तरह से फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बयान दिया था, उन्होंने 2 बातें कही थी. एक तो जहां से प्रणय जी बता रहे थे, जो भारत और चीन के बीच में ट्रेड की बात की, तो इस ट्रेड पर हाल के दिनों में फॉरेन मिनिस्टर ने एक बड़ी बात की है कि हमारे व्यापारियों को इस बात का बखूबी ख्याल रखना पड़ेगा कि वो अपने यानी कि रहेगा और कहाँ तक हम और अपने एक दायरे के अंदर हम चीन के साथ ट्रेड करें. लेकिन भारत और चीन के बीच में जो सीमा पर विवाद बना हुआ है, वो
वो अभी तक विजय बना जी, हुआ आपका है। और ऑडियो में दोनों थोड़ा देश इशू आ रहा है, दोनों आपका जो शायद माइक कनेक्ट किया है तो एक बार सेटिंग में उसको एक बार ठीक कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उसके सेटिंग्स में आपको नीचे दिख जाएगा, वहाँ पे आपको माइक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो शायद वो वाला जो आपने एंट्री लगाया वो शायद सिलेक्टेड नहीं होगा। एक बार उसको सेलेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करते हैं, आपके पास वापस आता हूँ। एक बार रविंदर जी से उनका व्यू ले लेता हूँ। रविंदर सर, ये दोनों चीजें जो अभी हम बात कर रहे थे और जिसपे विजय जी थोड़े से रोशनी डाल रहे थे कि चीजें बदली हैं लेकिन इजी हुई हैं या डिफिकल्ट हुई हैं, कैसे देखते हैं? चीजें कॉम्प्लिकेट हुई हैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। कपल ऑफ थिंग्स मैं ओपनिंग में कहा था, व्हाटएवर आपने एक शब्द यूज करा था बीच में, ऑप्टिक्स। आज की दुनिया एक्चुअली हो गई है ऑप्टिक्स और जियोपॉलिटिक्स का मिश्रण, जिसे आप कह सकते हैं ऑप्टोपॉलिटिक्स। तो जो हो रहा है वो कुछ ग्राउंड में असलियत है और उसकी कुछ ऑप्टिक्स है, तो ये मिक्स चल रहा है। दूसरा, पिछले 10 साल के अंदर कम टू चाइना, कुछ फैक्टर्स कंबाइन हुए हैं। एक, जैसे हमारे सारे पैनल कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ी है। अब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ी है तो ऑफ कोर्स आपके पास एबिलिटी हो जाती है अपने को एक्सप्रेस करने की। आई थिंक एक और चीज हुई है, एक सेइंग है, कहते हैं ना, बैप्टिज्म अंडर फायर। तो ये जो यूक्रेन रशिया वॉर हुई, उसके चलते काफी चुनौतियां हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए उभर के आई, और उनके चलते आई थिंक हमारी फॉरेन पॉलिसी को कुछ टफ चॉइसेस, टफ डिसीजंस इत्यादि भी बनाने पड़े। तो आई थिंक ये यूक्रेन वॉर के बाद एक क्वांटम शिफ्ट हुआ है हमारी डिप्लोमेसी में। अभी हम जो मिनिस्टर जयशंकर के स्टेटमेंट्स की बात करते हैं इत्यादि, ये पिछले 2-3 वर्षों में ज्यादा अक्यूट और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आई, क्योंकि हमारे पास प्रश्न बड़े चुनौती भरे थे, राइट। तो ये बैप्टिज्म अंडर फायर भी जो हुआ है, इसके चलते भी एक और सेइंग है ना, व्हेन द थिंग्स गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। तो ये मिक्स हुआ है हमारी फॉरेन पॉलिसी की पोजीशनिंग में अभी तक जो है। नाउ एज फार एज चाइना इज कंसर्न, देखिए चाइना असलियत है दुनिया की, इसको डीकपल कोई नहीं कर सकता अभी फिलहाल। इवन अमेरिका जो पूरे प्रयास कर रहा है, अभी भी अमेरिका को कोई क्लियर रास्ता नहीं दिखता कि चाइना के साथ वो कैसे डीकपल करेगा। और हम भी शायद चाहते हैं फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि चाइना को और लेट्स इवन अ फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव कि चाइना के साथ हम कम ट्रेड करें इत्यादि, बट उसकी कोई रियलिटी नहीं दिखती एज सच। अभी चाइना फिर से हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया है। पर जो भी हो, आने वाले वक्त में एक्चुअली सम थिंग्स विल बी वेरी चैलेंजेस आ रहे हैं। अभी अमेरिका की जो इलेक्शन होगी उसमें चाहे जो भी आता है, अगर बाइडेन रहते हैं या ट्रंप आता है, आप देखिएगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है दुनिया भर में। अमेरिका भी टैरिफ्स बढ़ा रहा है, चाइना के साथ टैरिफ बढ़ा रहा है, वो इंडिया के साथ भी टैरिफ बढ़ाएंगे अगली जो भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक बहुत मेजर मूवमेंट हो गया है टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म। तो वो चुनौतियां सामने आएंगी हमारे, बट देन ऑब्वियसली वी विल डील। बट द बेस थिंग इज दैट कि हमारे देश की अपनी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, हमारे देश के अंदर एक तरह का क्रिटिकल मास इकट्ठा हो गया है, यू कैन से, ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, होप। सबसे बड़ी जो चीज है होप, एंड पॉजिटिव आउटलुक। तो उन सब चीजों के चलते हमारा मोमेंटम बढ़ेगा। बट एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न अलोंग विद इट, और दूसरी बात है, आज की दुनिया में फॉरेन पॉलिसी एक टाइम होता था शायद अलग अलग साइलोज में होती थी, बट अब फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी और सिक्योरिटी, ये सब इंटरमिक्स हो गए हैं आपकी ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। तो इनमें हमें चैलेंजेस आएंगे। बट द लास्ट 10 years आई थिंक हैज सीन अ ड्रामेटिक शिफ्ट वंस अगेन। नॉट कि पहले वही, जैसे आई थिंक एम्बेसडर तयाल भी कह रहे थे, हमारी आइडियोलॉजी वही रही है इंडिपेंडेंस की, राइट, ऑफ आवर ओन इंडिपेंडेंट वर्ल्ड व्यू। बट हमें अपनी इस आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करना और उस पे, जैसे आप कह रहे हैं, कड़ी निंदा करके कड़ी निंदा के आगे कुछ कदम उठाने, वो कैपेबिलिटीज अब हमारी बढ़ गई हैं। और जब वो कैपेबिलिटीज हमारी बढ़ गई हैं और चुनौतियां भी बड़ी अजीब और गरीब आ रही है, बड़ा नॉन ट्रेडिशनल चुनौतियां आ रही हैं, बड़ी अनएक्सपेक्टेड, तो उनके साथ जब हम जूझते हैं तो ऑब्वियसली हमारी अपनी यू कैन से एक्सपीरियंस और पुशिंग द एनवेलप करके हमें खुद भी क्रिएटिव होना पड़ रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी में। जी ठीक है, विजय जी जुड़ गए हैं, उम्मीद करता हूं उनको आवाज मिल रही होगी और उनकी आवाज भी अब हमारे तक ठीक से पहुंचेगी। जी विजय जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। अगर सुन रहे हो आप तो चर्चा, तो हम बात वही कर रहे हैं कि वो जो पॉस्चरिंग है और जो थोड़ी चेंज हुई है और थोड़ी स्ट्रॉन्ग साइड पे गई है, तो उसके चलते किस तरीके से देख रहे हैं ओवरऑल पिक्चर?
देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि भारत और चीन का जो जहाँ तक बात है, भारत और चीन के बीच में तो तनाव बना ही हुआ है और साथ ही साथ सीमा पर दोनों ओर से जिस तरह से फौज का जमावड़ा बढ़ा है और भारत अपना एक स्टैंड क्लियर किया है और सिर्फ चीन के लिए नहीं, भारत का जो मैसेज है पूरे विश्व के लिए है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को किस हद तक एग्रेसिव वे में अपना फॉलो भी कर रहा है और चाह रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह से प्रोएक्टिव तौर पर बढ़ाया भी जाए। तो जाहिर तौर पर इससे भारत और चीन के बीच में तनाव तो बना हुआ है, लेकिन अब भारत ने साफ किया है कि जब तक दोनों देशों के बीच यानी कि सीमा पर चीन की ओर से जो भी एग्रीमेंट, जो भी करार, जो भी पहले लंबित थे, जब तक किए नहीं जाएंगे तब तक तनाव बना रहेगा। लेकिन इसमें कुछ शक की बात नहीं कि इंटरनेशनल स्टेज पर जो भारत की एग्रेसिव पोस्चरिंग और अपने नेशनल इंटरेस्ट को काफी हद तक जाकर स्ट्रेंथन करना और पुश करना, ये एक बड़ी बात हुई है और इस विश्व के जो तमाम देश हैं और तमाम बड़े जो विश्व हैं उनके नेता सब ये मान रहे हैं कि भारत एक स्टेज पर एक बड़ा प्लेयर के तौर पर और खासतौर पर कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि तो सामने आई है, G20 सम्मेलन हुआ और इस दौरान भारत ने जिस तरह G20 सम्मेलन कराया भी और अपने काफी हद तक जो अपने एजेंडे हैं उसको पुश भी किया और काफी हद तक उसमें सफलता भी मिली और दुनिया के जो तमाम मुल्क हैं उनको अपने सपोर्ट में लाभबंद भी किया। तो जाहिर तौर पर इन 10 सालों में आप मान सकते हैं कि भारत की विदेश नीति एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है और एक ट्रैक पर जा रही है। वैसे इसमें थोड़ी बहुत ये मैं बताऊंगा कि जिस तरह से शुरुआती दौर में जब से 2014 में मोदी ने सत्ता की बागडोर संभाली और उसके बाद से भारत की जो नीति रही है नेबरहुड फर्स्ट, उसमें शुरुआत तो अच्छा रहा, लेकिन बीच में एक लल पीरियड रहा जहां की भारत को उतनी सफलता नहीं मिली और चीन ने हमारे पड़ोसी मुल्क में अपने स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति के तहत अपना वो पल्स बुना और उसने अपने प्रभाव के विस्तार को हमारे पड़ोसी मुल्क में बढ़ाया और साथ ही साथ भारत की जमीन थोड़ी खिसकी भी। अब हमारी कोशिश और कवायद यही है कि अपनी जमीन को तो पा ही रहे हैं और साथ ही साथ चीन को चेकमेट भी कर रहे हैं। जी ठीक है। मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी जी के पास आ रहा हूँ और एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी विजयन जी कह रहे थे और बाकी एनालिस्ट ने भी कहा कि बिल्कुल जब शुरुआत हुई थी आजादी के बाद तो शायद हम बहुत नेबर फर्स्ट को देखते थे, वो वाली पॉलिसी थी, वहां पर फोकस होता था कि जो हमारे बिल्कुल एडजेसेंट, हमारे जो बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज हैं, फिर हमने बीच में बाकी कंट्रीज को भी ऐड किया उसके अंदर में, यानी रशिया और ये पैलेस्टीन, और सबसे पहले शुरुआती हम ही थे जो कि पैलेस्टीन वाले मुद्दे पे हम एक स्ट्रांग स्टेप लिया था या स्ट्रांग हमने साइड लिया था। और अब जाकर के वो मुद्दा और मेजर हो गया है क्योंकि जब अभी जो स्थिति है और जो जिस तरीके का वहाँ पे चैलेंज चल रहे हैं, जहाँ पे हम अनरेस्ट की बात या वॉर की बात करते हैं, इसके बीच में बहुत ही मिक्स सिग्नल्स आए इंडिया की तरफ से। मेजर साहब, मैं बात ये कह रहा हूँ कि कहाँ तो हम इजराइल के साथ भी हैं लेकिन पैलेस्टाइन के साथ में भी हैं। क्या ये एक ऐसा कंफ्यूजिंग और एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इशू है जो कि इंडिया के लिए डिसाइड कर पाना मुश्किल हो रहा है किस तरफ जाएं? इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी असर करता है तो इसलिए भी सरकार को बहुत सारी चीजों में बहुत समझ के बोलना पड़ता है या बहुत तोल मोल करके समझ के उस पर डिप्लोमेसी जैसी चीजें भी रखनी पड़ती हैं। और लेकिन साथ ही साथ तो उसमें किस तरीके का इजराइल के साथ में जिस तरीके के संबंध है टेक्नोलॉजी शेयरिंग पे और उस पर, तो वो एक अलग मुद्दा है। तो इसलिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और आने वाली सरकार के लिए ये सबसे बड़ा एक इशू होने वाला है, चैलेंज होने वाला है। नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज हमारी जो पॉलिसी है बहुत ही अच्छे ट्रैक पे जा रही है। जैसे आपने बताया, भारत जब देश आज़ाद हुआ था तो हमने नॉन अलाइन मूवमेंट को फॉलो किया था और उस नॉन अलाइन मूवमेंट पे हम मेंबर तो थे मगर हम लूज आउट करके बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका जो था जब कोल्ड वार हुआ तो उसने बहुत ज़्यादा हथियार दिए पाकिस्तान को, वो सेंटो दोनों का मेंबर था। जब 1971 में हुआ तो हमने एक प्रकार से एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट किया रूस से, उससे हमें काफी फायदा हुआ। मगर हमारा एक मुद्दा हरदम रहा कि हम किसी से मिलिट्री अलायंस नहीं किया। हमने कहा हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं पर हम मिलिट्री अलायंस किसी से नहीं करेंगे और ये मुझे लगता है काबिल तारीफ और ये आज हमको पे कर रहा है। जो आपने इशारा किया कि देखो ये कैसे हो सकता है, भारत के रिलेशनशिप आज मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भी हैं, आज इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं, शिया देश जो ईरान है उसके साथ भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखें रशिया यूक्रेन वार तो हमारे रिलेशनशिप रूस से भी अच्छे हैं, हमारे रिलेशनशिप यूक्रेन से भी हैं,
हमारे रिलेशनशिप अमेरिका से भी है, यूरोप से भी है, एक्सेप्ट चीन हमारे रिलेशन सबसे अच्छे हैं। ऐसा क्या जो ठीक कार्रवाई कर रहे हैं हम कि हमारा जो एक प्रकार से फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल रोबस्ट है। मुझे लगता है हम इंडिया फर्स्ट और एक रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी को कर रहे हैं। आज का टाइम जियो पॉलिटिक्स का नहीं, जियो इकोनॉमी का है, और हमने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझा। अगर आप देखें एक छोटा सा मिसाल के तौर पे, जब बात हुई थी कि 2018 में एक प्रकार से JCPO से निकल गए थे डोनाल्ड ट्रंप, जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं, कि ईरान जो है मूर्ख बना रहा है मगर वो अभी भी न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका को बाहर लेके आगे थे और उन्होंने दोबारा इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए थे। 28% हम ऑयल ईरान से लेते थे तो हमें 0% करना पड़ा, मगर हमने चाबार पे उनसे बातचीत करके यकीन करा कि काटसा का कोई भी इम्पैक्ट चाबार पे ना हो, और अब हमने चाबार के लिए ईरान से डील साइन कर ली कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियो इकोनॉमिक रूट है जो कि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट को कॉरिडोर को जोड़ेगा और फिर वो जो ईस्ट यूरोप और रूस को जोड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो अभी भी अमेरिका ने माना है, उस पर काटसा नहीं लगाएगा। और इसी प्रकार से जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो ये समझना, हम रशिया से 2% ऑयल लेते थे और आज हम 32% ऑयल ले रहे हैं रूस से, और आज तक अमेरिका हमारे ऊपर कोई भी इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगा पाया। इसी प्रकार हमने S-400 लिया, उसने इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाई, जबकि उसने टर्की और चीन पे लगाई। टर्की के वो F-35 से भी देने से मना कर दिया। मेरा मतलब यह है कि इंडिया का एक माइट, इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की एक इकोनॉमी वो बढ़ती जा रही है, और मुझे लगता है यही एक कारण है कि आज आप जो एक टॉलेस्ट लीडर अगर किसी की बात होती है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है। उसकी वजह यही है कि भारत की इकोनॉमी भी बहुत अच्छा करी है, भारत की मिलिट्री पावर। मैं ये चंद एक सब मिलिट्री पावर पे बताने की कोशिश करूंगा। 1962 में हमें एक सेटबैक मिला था, मगर उसके बाद हमने धीरे धीरे अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाया, मगर उसमें इतना इजाफा नहीं हो रहा था जो 10 साल में हुआ। उसकी वजह यह थी कि हम 70 से 80% हथियार बाहर से खरीदते थे, हथियार ही नहीं बना पा रहे थे। आज एकदम चेंज आया है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और जो देश हमें हथियार नहीं देते थे आज वो देश आपको हथियार दे के और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। मैं अमेरिका की तरफ कह रहा हूं, आप M777 अल्ट्रालाइट हाउसर देखें, उसको जो अभी भारत के अंदर महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। इसी प्रकार K9 वज्रा जो है हमने साउथ कोरिया से लिया है, उसको L&T बना रहा है। इसी प्रकार से जो आपका G इंजन है 414 वो अमेरिका ने आपको दिया है, वो मेक इन इंडिया बनेगा। तो कहने का मतलब यह है आज भारत के साथ हर कोई रिलेशनशिप बनाना चाहता है क्योंकि उनको भारत की अहमियत का पता लगा। और मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड के लिए चीन होने वाला है। जिस प्रकार से वो इंडो पैसिफिक में एग्रेसिव हो रहा है, तो जब हम क्वाड का हिस्सा बने तो हमने कोई मिलिट्री अलायंस नहीं किया, हमने कहा फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक होना चाहिए जिसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन। तो इसका मतलब हम क्वाड का हिस्सा बने। हमको ये लगा कि चीन को अगर आपने एक प्रकार से टैकल करना है इंडो पैसिफिक में तो 4 देशों का मिलना जरूरी है, और इसीलिए जिस प्रकार से हमने अपनी नेवी को मॉडर्नाइज किया है। कौन भूल सकता है कि जो चंद एक टाइम में जिस प्रकार से होती रिवर रेड सी के अंदर कितने एग्रेसिव होने, या सोमालिया पायरेट एक भारत की ही नेवी है जो कि सबसे आगे खड़ी नजर आई। इस निस्बत की अमेरिका जो कि एक प्रकार प्रॉस्पेरिटी गार्डन ऑपरेशन का हिस्सा है वो नहीं कर पाई। तो मेरा मतलब यह है कि आज की तारीख में भारत की इकोनॉमी भी बहुत अच्छा करी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आने वाले टाइम में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, और भारत की जो मिलिट्री पावर है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। और सबसे बड़ी बढ़ोतरी यही हुई है कि हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं, जिससे हम अपना वेपन खुद बनाएंगे और दूसरे देशों को बेच के फॉरेन एक्सचेंज करवेंगे। और एक लास्ट में ये बताऊंगा, जो हमारी एक रियलिस्टिक अप्रोच आई है पाकिस्तान और चीन को लेके वो काबिले तारीफ है। हमने चीन को तो टैकल करने के लिए अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस। इसी प्रकार से हमने पाकिस्तान को इररेलेवेंट कर दिया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब गई है। पाकिस्तान के साथ हमने ये दिखा दिया है
कि अगर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करेंगे तो हम आपके घुस के मारेंगे। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियर बॉगी थी पाकिस्तान की, उसको एक्सपोज कर दिया। तो ये सच्चाई है, ये एक रियलिस्टिक अप्रोच और ये पॉलिसी के साथ हम जब चले हैं कि किस प्रकार से हमने पाकिस्तान को हैंडल किया है और किस मेच्योरिटी के साथ हम चीन को हैंडल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा चीन के साथ हम बराबर आ गए, पर मुझे लगता है अगले 10 साल में जिस प्रकार से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं अपनी आर्मी, एयरफोर्स और स्पेशली नेवी की, मुझे लगता है कि हम जो है एक प्रकार से फोर्स टू रेकन बनेंगे इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में। निश्चित रूप से। इसका राजन दी, आपके पास आ रहा हूँ और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मेजर साहब कह रहे हैं। और वहाँ पे पाकिस्तान के साथ में तो हम ये बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, क्योंकि वो केवल वहाँ पे मिलिट्री माइट के साथ साथ हम फाइनेंशियली भी जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं मेजर साहब, तो वो दोनों चीजें हैं और वहाँ पे हम उसको ओवर पार कर लेते हैं और कर पा रहे हैं, इसलिए वहाँ पे वो पोस्चरिंग तो काम करती है। प्लस वो एक अलग ही केस है, तो वहाँ पे एक अलग हमारी हिस्ट्री भी है पाकिस्तान के साथ में। लेकिन जब इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, वहाँ पे कितना मुश्किल होता है किसी ऐसी सरकार, यानी भाजपा सरकार की बात कर रहा हूँ या मोदी जी की सरकार, जहाँ पे कहीं ना कहीं राइटेस्ट अप्रोच दिखती है या होती है, या कहीं ना कहीं वो है उसमें कोई ऐसा कुछ मतलब दबा छिपा नहीं है। और वहां पे जब इन मुस्लिम कंट्रीज के साथ में, यानी बाकी कंट्रीज, यानी ओपेक कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, गल्फ कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, पैलेस्टाइन जैसे कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, कितना मुश्किल होता है वहां पे डिप्लोमेसी के साथ में काम कर पाना, या किस तरीके के चैलेंजेस, जहाँ पे दोनों चीजें हैं कि किसी भी समय किस कोई चीज ऊपर या नीचे हो सकती है, किस विषय को ऊपर ले जाए और किसको नीचे, तो कितना चैलेंजिंग रहता होगा विद द गवर्नमेंट विच इज लेड बाय बीजेपी और आरएसएस बैक जिसको कहते हैं, उस तरीके की चीजें, तो कितना मुश्किल होता होगा इस तरीके के सरकार के साथ में डिप्लोमेट्स के लिए। ये दुनिया में 200 देश है और हर देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, अपना सोच है और अपना काम करने का ढंग है। मैं समझता हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति जिस तरह से काम करती है, और जैसा विदेश मंत्री जयशंकर ने एक अपने भाषण में कहा था कि हर देश का सोच अलग है, पर जो खास देश है, इम्पोर्टेंट देश है हमारे लिए, विदेश नीति के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत के विकास के लिए, उनके साथ जो एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस हैं उनको बढ़ाया जाए। डिफरेंसेस होंगे, हर देश इंडिपेंडेंट है, उसका सोच फर्क है। जो डिफरेंसेस हैं जहां जहां उनको कम किया जाए, और डिफरेंस क्यों है सोच में उसको उन दूसरे देशों को समझाया जाए और उनको अपनी तरफ झुकने के लिए कुछ कार्य किया जाए। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज आती है जो कूटनीति में, राजनीति में या डिप्लोमेसी में, कि जो दूसरे देश का ध्येय है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, मान लीजिए अमेरिका का है कुछ, रशिया का कुछ, और भारत से और ईरान होते हुए फिर रशिया होते हुए जाता है यूरोप तक, फिर उसमें कुछ क्योंकि गड़बड़ होना शुरू हुआ, रशिया ने यूक्रेन में वॉर कर दिया, ये सब हुआ, तो भारत ने कहा अच्छा इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं। और उसमें हमने देखा पिछले G20 में दिल्ली में जो समिट हुई, उसमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ, और उसमें सऊदी अरेबिया भी हमारा पार्टनर है और UAE हमारा पार्टनर है, अमेरिका तो है ही। और उस कॉरिडोर को अगर आप नक्शे में देखें तो हाइफा पोर्ट जो इजराइल में है वो एक बहुत ही मुख्य पार्ट था। देखिए इस समय जो विदेश नीति है, मैं समझता हूँ कि ईरान को छोड़कर अगर सऊदी अरेबिया या जितने भी आप मुस्लिम वर्ल्ड कह सकते हैं उनको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कह सकते हैं, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट परस्यू कर रहे हैं। और कुछ इस तरह का एक सोच है, देखिए हमने तो बहुत साल से देखा है, एक पैलेस्टाइन फैटीग आ गया है अरब देशों में भी और इस्लामिक देशों में भी। वो अपना विकास चाहते हैं। अब वो इजिप्ट हो या जॉर्डन हो, आसपास के देश देखिए UAE हो, वो सब इजराइल के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, अमेरिका के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपना विकास करना है। तो भारत भी अब जो भी हमारी आइडियोलॉजी है वो तो दुनिया में देख रहे हैं जैसे करेंगे, हर एक का अपना नजरिया है। पर हम अगर ये कहते हैं कि भारत विकास में अग्रसर है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा
है, 8% ग्रोथ है, जो दुनिया में किसी मेजर इकोनॉमी नहीं है, और दूसरे देश भी उसके भागीदार बनना चाहते हैं। सॉवरेन फंड्स हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया का हो, सिंगापुर का हो, यूएई का हो, वो बिलियन ऑफ डॉलर्स, कतर का हो, बिलियन ऑफ डॉलर भारत में निवेश करना चाहते हैं। तो भारत कैसे आगे बढ़े? भारत को कॉरिडोर चाहिए, भारत को ट्रांजिट चाहिए, भारत को कनेक्टिविटी चाहिए, तो उसमें वो हमारे साथ है। वो ये नहीं देखेंगे कि भारत का पहले, और हमारा देखिए जो भी विदेश नीति है, जो हमारे वक्तव्य है, जो हमारे वोट है, वो बहुत प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। हमने 1-2 बार इजराइल के खिलाफ भी वोट यूएन जनरल असेंबली में और किया है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है कि इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है, नहीं तो बड़ा हमें मुश्किल होता वहां पे किसको वोट करे। पर जो यूक्रेन में भी, जैसे प्रधानमंत्री ने जो इंडोनेशिया G20 में कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वो दुनिया में सबको समझ आई एकदम। उसको कितने देश विदेशों के नेताओं ने वोट किया उसको। तो भारत जो भी इस समय, जैसे पैलेस्टाइन इशू हो रहा है, जो भी बहुत ही भयंकर, वहां पे जान माल का नुकसान हो रहा है, बहुत दुनिया पूरी दुखी है, जब इजराइल के अंदर बहुत प्रेशर आ रहा है। पर अगर हम भी इजराइल को गाली देना शुरू करें तो इजराइल तो उससे अपनी नीति तो बदलेगा नहीं। दुनिया उसको क्रिटिसाइज कर रही है, पर इजराइल की अपनी जो नीति है वो फॉलो कर रहा है। तो भारत अपना प्रिंसिपल की जो भी लड़ाई हो, उसमें सिविलियंस का, नागरिकों का जान माल का नुकसान ना हो, और युद्ध के भी अपने कुछ मापदंड हैं, अपने कुछ रूल्स हैं, अपने कुछ रेगुलेशंस हैं, अपनी कुछ मर्यादा है, जो कि चली आ रही है महाभारत के समय से। शाम के समय युद्ध बंद हो जाता था तो रात भर लोग मिलते थे एक दूसरे से, दोनों का आपने देखा होगा, कौरव और पांडव एक दूसरे से मिलते भी थे। पर तो ये मर्यादा है, उसका पालन किया जाए, और जो इजराइल को इनडायरेक्टली भारत ने क्रिटिसाइज किया वो दुनिया देख रही है। और कम से कम हमारे देश में तो इस तरीके की प्रथा नहीं रही है कि बिल्कुल वहां पर जो नीतियां हैं एक पक्षीय नहीं है, और भारत का एक अपना नेशनल इंटरेस्ट है। भारत जो इजराइल से बहुत अधिक इस समय डिफेंस में जो लेयर खरीद रहा है, वो एक गैप है भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में, और उस सब में बहुत इजराइल हमारी मदद कर रहा है। पर यही देखिए, प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, पहले प्रधानमंत्री थे भारत के जो इजराइल गए, पर वो पैलेस्टाइन भी गए। प्रधानमंत्री हमारे किसी भी दिन राष्ट्रपति पुतिन से भी बात कर सकते हैं और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्टेबिलिटी है, ये क्रेडिबिलिटी है, ये एक हर चीज को समझ के बात करने का एक ढंग है। तो ये सब दुनिया देख रही है, और इसीलिए हमारी क्रेडिबिलिटी है। जी ठीक है, समय का अभाव है, जल्दी से प्रणय जी, क्योंकि अभी तहल सब जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि और वाला की कम से कम हमारी संस्कृति का हिस्सा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर जैसा नहीं होता है। हमारे यहाँ वॉर में भी कुछ नियम कानून होते हैं और कुछ चीजों का हम पालन करते हैं। तो हमारे देश में कि समय आता है तो हम शाम होती है तो हम कहते हैं कि अब रोक दो, कल बात करेंगे। तो लेकिन दुनिया इस तरीके से नहीं कहती। लेकिन अल्टीमेटली अभी जो बॉटम लाइन निकल के आ रही है वो ये है कि सब कुछ डिपेंड करता है इकोनॉमिक्स पे, मनी पे, विकास पे। कि चाहे वो इजराइल की बात करें, क्यों लोग इजराइल के साथ होना चाहते हैं, तो आइडियोलॉजी किनारे हो जाती है और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस और ग्रोथ जो है वो आगे आ जाती है। और वही स्थिति शायद इंडिया की भी है। क्यों सब हर देश चाहता है कि भारत के साथ में संबंध रहें, तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि भारत के या भारत की लीडिंग जो पार्टी या गवर्नमेंट हो उसकी आइडियोलॉजी क्या है। उससे ज्यादा उनको फर्क ये है कि एक बड़ा बाजार है और एक बड़ी इकोनॉमिक्स है और इसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। प्रणय जी, क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं और इसको देखते हुए जिस तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट्स हम दुनिया के अलग अलग देशों के साथ में कर रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ में हो, चाहे वो यूएस के साथ में हो, और कनाडा के साथ में भी जो चैलेंजेस रहे, इन सबको देखते हुए आगे आने वाली सरकार के लिए कुछ ऐसी चीजें, कुछ गाइडलाइंस, कुछ आप ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिसको कि अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो जो लोग दूसरे देशों के साथ में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए कुछ सहूलियत बढ़ेगी और इस देश को कुछ और बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड बिजनेस। थैंक यू। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो सबने कहा कि हमारी पॉलिसीज एकदम राइट डायरेक्शन में है, मैं इस बात से सहमत हूँ। आई थिंक अभी बात है इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकलिटी की।
कि जो पोटेंशियल है, जो हमको पिक्चर दिखाया गया है कि इंडिया का ये स्टोरी हो सकता है, अगले 10 साल में उसको डिलीवर करने के लिए हमको क्या क्या एक्शंस लेने, जो मैंने पहले भी कहा था, प्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, और ये बहुत जरूरी है। प्रेडिक्टेबिलिटी में कहूंगा जैसे नेबर फर्स्ट एटीट्यूड था हमारा, बट अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मामले में हमने बोला है कि नेबर से कुछ भी पैसा आए तो अप्रूवल रहे, विच इंक्लूड्स चीन। तो उसके लिए हम क्या टाइमलाइंस, क्या सेक्टर्स है जो हमको कंसर्न है, ताकि जो इन्वेस्टर्स, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स, जैसे बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ल्ड इज वन कंट्री व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। आपने जैसे कहा इंडिया इज अ नेशन दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, तो कोई ना कोई लिंक निकल जाता है, बट जब प्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, इसमें हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो इससे मैं द अदर थीम दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम बात तो बहुत कर रहे हैं कि बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए हैं पिछले 10 साल में, बट सिंगापुर में कंपनी खुलने में 1 दिन लगता है, इंडिया में अभी भी 40 डेज लगते हैं। भले ही हम दावा करते हैं कि ये सब बहुत जल्दी हो जाए, बट बहुत प्रैक्टिकल चीजें होती है कि अच्छा उसको डायरेक्टर के लिए केवाईसी हम कैसे दें, हमको तो हार्ड कॉपी चाहिए, हमको नोटरी चाहिए, हमको अपोस्टिल चाहिए। ये सब प्रैक्टिकली जो चीजें हैं ऑन द ग्राउंड चेंज होना चाहिए। और ऑप्टिक्स की भी बात की थी, जैसे कनाडा के साथ ऑप्टिकली बहुत बैड प्रेस था 1 साल पहले, बट एज फार एज इकोनॉमिक्स एंड पेंशन फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स रहे, वो फुल स्टीम में रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे पूरा फोकस रहा है कैनेडियन पेंशन फंड्स का, और वो चलता रहेगा। तो ऑप्टिक्स अपनी जगह है, इकोनॉमिक्स अपनी जगह है। इंडिया को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं अग्री करता हूँ। बस जो भी गवर्नमेंट में आए उनको जरूरी है कि वो इसमें हर्डल ना डालें, कैसे इसको इजी करें, और फॉर द बिजनेस कम्युनिटी एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे इनका फोकस रहे। जी रविंद्र सर, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट्स। जो न्यू गवर्नमेंट बनेगी उसको क्या चीजें कंटिन्यू रखना चाहिए, और किन चीजों में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्पेस दिखाई देता है आपको इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी? आई थिंक सबसे बड़ा चुनौती जो होगा फॉरेन पॉलिसी में ये है कि अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स जो दुनिया में इस समय खड़ी हो जाती है उनसे कैसे डील करना, और खास करके मेरे ख्याल से इमीडिएट फ्यूचर में अगले 6 महीने साल भर में अमेरिकन इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसका जो आउटकम, आई थिंक ये 2 एक चीजें हैं। उसके अलावा ओवरऑल यस कंसिस्टेंसी चल रही है। एंड एज फार एज चाइना इज कंसर्न, देखिए जो बार बार अभी हमारे बिजनेस कोलीग भी कह रहे हैं और सारे कोलीग कह रहे हैं, आई थिंक हमारे को अगले 10 साल तक अगर हो सके अवॉइड करना है कोई कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड स्टेप बैक, बट ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही हमारे डिप्लोमेट्स एम्बेसडर तैयार, जैसे कि कंधों पर ये काम होगा, और जनरल सिवाज जैसे कि हमारी कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ना आए। अब चाइना तो करेगा, उसका जो बिहेवियर है मे बी इट डज इट, बट फॉर द गुड ऑफ आवर कंट्री, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए हमें अपने बाउंड्रीज पे दोनों तरफ, मैं कहूंगा विद पाकिस्तान एंड विद चाइना, अगर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, दैट्स द बिगेस्ट आउटलुक वी शुड बी लुकिंग आउट फॉर। जी, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना कैन बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी। विजयन जी, क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं, लेकिन ये जो चैलेंज है जो अभी रविंद्र जी ने भी फिर उसको एंडोर्स भी किया कि किस तरीके से, लेकिन ये कभी भी आ सकता है, जो अनएक्सपेक्टेड या अनप्लान्ड वाली चीजें हैं, और क्योंकि डिप्लोमेसी में तो, और इस समय जिस तरीके का भूखा वर्ल्ड कहते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, तो वो वोलेटिलिटी जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड में वो दिखाई देती है। कभी भी कहीं से रशिया यूक्रेन हो जाता है, कभी इजराइल पैलेस्टीन हो जाता है, और कुछ भी होता है। और उसके लिए तो इससे पहले मुझे जो लगता है, मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बात करूं, तो मुझे लगता था हम थोड़ा सा साइलेंस में चले जाते थे, और बहुत लंबा लंबा साइलेंस रहता था कि हम कोई स्टैंड नहीं लेते थे। तो बेसिकली रिस्क नहीं लेने वाली जैसी स्ट्रेटेजी दिखाई देती थी कि हम बहुत ही उस पर रहते थे कि हाँ ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। और इस सरकार ने पिछले 10 सालों में स्टैंड लिए, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, अभी समय बताएगा, लेकिन स्टैंड लिए, ये तय बात है। और वो पोस्चरिंग, जो स्ट्रांग पोस्चरिंग की हम बात करते हैं, वो वहां पे दिखाई दी। आगे आने वाली सरकार को क्या इसी तरीके से रहना चाहिए, या इसके बीच का भी कोई रास्ता निकालना चाहिए, या क्या करना चाहिए? विजयन जी। जाहिर तौर पर इसमें कोई शक की बात है कि इस समय जो भारत की विदेश नीति है वो बड़ी ही अच्छी है, और भारत ने एक कहा जाए कि पूरे विश्व में जियो पॉलिटिक्स में अपना एक फाइन बैलेंसिंग बनाया हुआ है। वो जो चाहे रूस के साथ हो, यूएस के साथ हो, या यूरोप के कोई और देश है, सब के साथ। तो भारत की एक फॉरेन पॉलिसी की जो फाइन बैलेंसिंग है, ये बेहद अहम है, और आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो उसके लिए ये फाइन बैलेंसिंग बनाए रखना बेहद अहम होगा।
और दूसरी बात जो सबसे बड़ी चुनौती जो भारत के लिए होगी, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए चीन रहेगी। तो चीन इसमें कोई शक की बात नहीं कि अगले कहा जा रहा है कि 5-6 साल तक चीन से चुनौती बनी रहेगी और चीन को किस तरह से हम डील कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा। और तीसरी बात जो हमारी जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ हमारे संबंध, जैसे मालदीव हो गए, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये जो तमाम देश हैं इनको हम किस तरह से चीन के प्रभाव के विस्तार से मुक्त कराएंगे और वहां अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग को और भी स्ट्रेंथन करेंगे, ये बेहद अहम रहेगा। और उसके अलावा तीसरी जो बात होगी कि सेंट्रल एशिया के जो तमाम मुल्क हैं उनसे हम कनेक्टिविटी किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर रूस और चीन दोनों अपने प्रभाव के विस्तार को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए चुनौती ये भी रहेगी कि मध्य एशिया के जो तमाम मुल्क हैं उनसे अपने व्यापारिक रिश्ते तो बनाए ही और साथ ही साथ कनेक्टिविटी को कितना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। जी, तो ये इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, किस तरीके से काम करना चाहिए। बहुत सारी चीजें, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और सरकार के लिए, आने वाली सरकार के लिए एक बार फिर चीन जो है वो बड़ा सरदर्द तो रहने वाला है, ये कहीं ना कहीं बॉटम लाइन तो निकल के आ रही है आज के डिस्कशन में। थैंक यू सो मच सभी एक्सपर्ट्स का, सभी एनालिस्ट का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच रविंदर जी, विजेंद्र जी, मेजर जनरल शिवाज जी और तायल साहब और प्रणव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। तो ये था खास सेगमेंट, खास शो, जहां पे हम बात कर रहे थे फॉरेन अफेयर्स की, इंटरनेशनल या फॉरेन पॉलिसी की। और इस शो को जारी रख रहे हैं सरकार 2024, खास शो, देश का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया का शो, जहां पे अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग थीम्स पे हम एक्सपर्ट्स को लेकर के आ रहे हैं और उनके साथ में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे देखते हैं पिछले 10 सालों को और आगे आने वाले 5 सालों में किस तरीके की चीजें चाहते हैं कि सरकार ध्यान रखे।